सोचिए आपके पास एक शानदार डिग्री है, लेकिन जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाते हैं तो पहला सवाल होता है, अनुभव कितना है। ये मतलब वो चक्रव्यूह है जिसमें भारत के लाखों ग्रेजुएट हर साल फंसते हैं। आज हम इसी चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश पर गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे हाथ में भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय का एक दस्तावेज लगा है, इंटर्नशिप के लिए उनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी। लेकिन ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन नहीं है, ये असल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी के तहत उच्च शिक्षा के भविष्य की एक झलक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये कागज पर दिखने वाला समाधान हकीकत में भी काम कर सकता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यही है, ये दस्तावेज शिक्षा को किताबों और क्लासरूम से निकालकर असल दुनिया से जोड़ने की एक ठोस कदम दर कदम योजना पेश करता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, पढ़ाई को इतना प्रैक्टिकल बना लो कि डिग्री मिलते तक छात्र नौकरी के लिए तैयार हो। तो सबसे पहली बात, इस इंटर्नशिप को इतना जरूरी क्यों बनाया जा रहा है, मतलब अनिवार्य क्यों? देखिए, इसका जो मूल विचार है वो सीधे एनईपी 2020 से आता है। अच्छा। एनईपी का पूरा जोर इस बात पर है जिसे दस्तावेज में शिक्षा का व्यावसायीकरण कहा गया है। मतलब सीधी सादी भाषा में पढ़ाई ऐसी हो जो असल जिंदगी में काम आए। बिल्कुल, जो सिर्फ किताबों तक न रह जाए। हाँ, लेकिन ये सिर्फ काम आने तक सीमित नहीं है। ये दस्तावेज इंटर्नशिप को दो बहुत अलग अलग मकसदों में बांटता है और यहीं से इसकी गहराई समझ आती है। ये मानकर चलता है कि हर छात्र इंजीनियर या मैनेजर नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो वो दो मकसद क्या हैं? पहला है, जैसा कि हम सब उम्मीद करते हैं, रोजगार क्षमता बढ़ाना, इन्हांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। ये उन लाखों छात्रों के लिए है जिनके पास किताबी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन एक प्रोफेशनल ईमेल लिखने या टीम में काम करने जैसे बेसिक स्किल्स भी नहीं है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क, क्रिएटिव सोच जैसे कौशल विकसित करना है। जॉब सीकर बनना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि नौकरी देने वाला, मतलब जॉब प्रोवाइडर बनने की क्षमता विकसित करना भी है। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? अब सवाल ये है कि क्या 4 से 6 हफ्तों की इंटर्नशिप किसी में ये सोच पैदा कर सकती है? शायद नहीं, लेकिन ये उस रास्ते पर पहला कदम जरूर हो सकता है। ये एक अहम सवाल है। और दूसरी श्रेणी क्या है? दूसरी श्रेणी है अनुसंधान योग्यता विकसित करना, डेवलपिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। ये उन छात्रों के लिए है जो आगे चलकर रिसर्च या अकादमिक दुनिया में जाना चाहते हैं। अच्छा। उन्हें किसी साइंटिस्ट के साथ लैब में काम करने, रिसर्च पेपर लिखने की प्रक्रिया समझने या डेटा एनालिसिस के टूल सीखने का मौका मिलेगा। तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट जगत के लिए नहीं है, ये भविष्य के वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के लिए भी है। और ये सीधे आत्मनिर्भर भारत के विचार से जुड़ा है। दस्तावेज कहता है कि देश में रिसर्च और इनोवेशन का कल्चर बनाना जरूरी है। तो ये इंटर्नशिप सिर्फ एक छात्र को नौकरी दिलाने का जरिया नहीं है, बल्कि देश में एक रिसर्च इकोसिस्टम बनाने की नींव रखने की कोशिश भी है। कागज पर तो ये सोच बहुत शानदार है। तो ये तो हुई क्यों की बात, लेकिन असल सवाल तो कैसे का है। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर एक छात्र के लिए इसका मतलब क्या है? उसे कब जाना होगा, कितने घंटे काम करना होगा? क्या दस्तावेज इन सब बातों पर रोशनी डालता है? हाँ, बिल्कुल डालता है। दस्तावेज के मुताबिक ये 6ठे सेमेस्टर में अनिवार्य है। 6ठे सेमेस्टर में? ठीक है। और ये 4 क्रेडिट का कोर्स है। 4 क्रेडिट? और इन क्रेडिट्स का मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब भी साफ किया गया है। 1 क्रेडिट मतलब 30 घंटे का काम। तो कुल मिलाकर 120 घंटे का व्यावहारिक अनुभव। हाँ, पूरे 120 घंटे। 120 घंटे यानी अगर कोई छात्र दिन में 6 घंटे काम करता है तो करीब 20 दिन, मतलब 1 महीने की इंटर्नशिप। क्या आपको लगता है कि 1 महीने में कोई भी छात्र कुछ सार्थक सीख सकता है, या ये सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? आपने बहुत सही सवाल उठाया है। देखिए, 120 घंटे में कोई भी किसी स्किल का एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता। इसका मकसद मास्टरी नहीं, बल्कि एक्सपोजर देना है। एक्सपोजर? हाँ, छात्र को ये समझ आ जाए कि ऑफिस का माहौल कैसा होता है, डेडलाइन क्या होती हैं, एक टीम के साथ कैसे काम किया जाता है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है, और दस्तावेज इसमें थोड़ी सहूलियत भी देता है। वो कैसे? छात्र चाहें तो इसे 4 से 6 हफ्तों में गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियों में भी पूरा कर सकते हैं, ताकि उनकी रेगुलर क्लास पर असर ना पड़े। ठीक है, ये बात समझ में आती है, पर इस पूरी प्रक्रिया को चलाएगा कौन? क्या छात्रों को खुद ही जाकर किसी कंपनी के दरवाजे खटखटाने होंगे? नहीं, और यहीं पर यह सिस्टम दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ छात्र और कंपनी के बीच का मामला नहीं है। इसमें 4 मुख्य किरदार हैं। 4? हाँ, पहला तो जाहिर है,
इंटर्न यानी छात्र, हाँ। दूसरा है कॉलेज का नोडल ऑफिसर जिसका काम पूरी प्रक्रिया को मैनेज करना है, और तीसरा है इंटर्नशिप सुपरवाइजर, जो कॉलेज का ही कोई टीचर होगा और छात्र के प्रगति पर नजर रखेगा। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण किरदार है स्किल नॉलेज पार्टनर यानी एसकेपी और उसका मेंटोर। एसकेपी ये क्या है? एसकेपी यानी वो कंपनी, एनजीओ, सरकारी दफ्तर या कोई भी संस्था जहां छात्र असल में काम सीखने जाएगा और उस संस्था का एक कर्मचारी जिसे मेंटोर कहा जाएगा उस छात्र को रोजमर्रा के काम में गाइड करेगा। ये पूरी प्रक्रिया एक एमओयू मतलब एक समझौते के तहत होती है जिसमें काम की शर्तें और मूल्यांकन का तरीका सब कुछ पहले से तय होता है। जब मैं भागीदारों की सूची देख रहा कहा तो एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशन, पंचायतें, नगरपालिका, मीडिया हाउस, यहाँ तक कि स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों का भी जिक्र है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या इसका मतलब ये है कि हर तरह की पढ़ाई के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग संभव है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, और ये इस दस्तावेज की सबसे क्रांतिकारी और साथ ही सबसे चुनौतीपूर्ण बात है। सोचिए, एक बीए इतिहास का छात्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई के साथ किसी म्यूजियम में काम कर रहा है। वाह! या एक बीएससी जूलॉजी का छात्र वन्य विभाग के साथ जंगल में वन्य जीवों पर रिसर्च कर रहा है। या फिर बीकॉम का छात्र किसी सीए फर्म में जीएसटी फाइलिंग सीख रहा है। कल्पना तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसे चुनौतीपूर्ण क्यों कह रही हैं? क्योंकि इसमें एक चुनौती छिपी है। एक सीए फर्म या बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के पास नए ट्रेनी को सिखाने का एक स्थापित ढांचा होता है, उनके पास पहले से तय काम होते हैं। लेकिन क्या एक स्थानीय पंचायत या एक शिल्पकार के पास एक इंटर्न को गाइड करने का समय, संसाधन और अनुभव होगा? क्या वो उसे रोज कुछ नया सिखा पाएंगे? इस योजना की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करेगी कि इन गैर पारंपरिक भागीदारों को कैसे तैयार और प्रशिक्षित किया जाता है। ये तो बहुत ही वाजिब चिंता है। कहीं ऐसा ना हो कि छात्र पंचायत ऑफिस में बस फाइलें इधर उधर करता रह जाए और कुछ सीख ही ना पाए। बिल्कुल। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने समाजशास्त्र में डिग्री ली थी और उसे हमेशा शिकायत रहती थी कि उसके पास किसी एनजीओ में जाकर सर्वे फॉर्म भरवाने के अलावा कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है। अगर उसके समय में ऐसी कोई योजना होती जहां वो किसी सरकारी योजना के असर का आकलन करने वाली टीम का हिस्सा बन पाती तो शायद उसका करियर ही कुछ और होता। तो क्षमता तो बहुत है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना ही असली काम है। इसमें ये भी लिखा है कि इंटर्नशिप ऑनलाइन या 25 छात्रों के समूह में भी हो सकती है। समूह वाला विचार तो अच्छा है, टीम वर्क सीखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन समूह में खतरा ये भी होता है कि काम कुछ ही लोग करते हैं और बाकी सिर्फ नाम के लिए होते हैं। सही बात है। इसलिए सुपरवाइजर की भूमिका यहाँ बहुत अहम हो जाती है कि वो हर छात्र की भागीदारी सुनिश्चित करें। ठीक है, तो प्रक्रिया तय हो गई, जगहें भी पता चल गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर छात्र के मन में सबसे पहले आता है, ग्रेड्स कैसे मिलेंगे? क्या इसका भी कोई तय तरीका है? हाँ, और ये काफी विस्तार से बताया गया है। मूल्यांकन 100 अंकों का है, जिसे 50-50 के 2 हिस्सों में बांटा गया है। 50-50? जी। पहला हिस्सा है आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल इवैल्यूएशन, जो इंटर्नशिप के दौरान होता है। और ये कौन करता है? कॉलेज का सुपरवाइजर और कंपनी का मेंटोर दोनों मिलकर करते हैं। अच्छा, इसके मानदंड भी साफ हैं। 10 अंक हाजिरी के, 10 अंक अनुशासन और पेशेवर रवैये के, 10 अंक सीखने की इच्छा के और 10 अंक मिड टर्म रिव्यू के लिए। और बाकी के 10 अंक? बाकी 10 अंक एक बहुत ही रोचक चीज के लिए हैं, दैनिक डायरी का रखरखाव। छात्र को हर रोज लिखना होगा कि उसने क्या किया, क्या सीखा और उसे क्या चुनौतियां आईं। सुनने में तो दैनिक डायरी का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये असलियत में काम करेगा? क्या छात्र इसे ईमानदारी से भरेंगे या ये सिर्फ एक और खानापूर्ति बनकर रह जाएगा? और क्या सुपरवाइजर के पास सच में रोज 20-25 छात्रों की डायरी पढ़ने का समय और धैर्य होगा? आपकी शंका बिल्कुल जायज है। यही इस पूरी योजना का सबसे बड़ा अगर मगर है। अगर इसे गंभीरता से लिया गया तो ये डायरी छात्र के लिए आत्मचिंतन का एक बेहतरीन टूल बन सकती है, लेकिन अगर इसे बस एक फॉर्मेलिटी की तरह लिया गया तो ये पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगी। ये मूल्यांकन प्रणाली सिर्फ काम पूरा करने पर नहीं, बल्कि छात्र के रवैये और सीखने की प्रक्रिया पर जोर देती है, जो एक बहुत अच्छी बात है, बशर्ते इसे सही से लागू किया जाए। और मूल्यांकन का दूसरा 50 अंकों का हिस्सा? वो है बाहरी मूल्यांकन या एक्सटर्नल इवैल्यूएशन,
जो इंटर्नशिप के खत्म होने पर होता है। ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं, 25 अंकों की एक विस्तृत इंटर्नशिप रिपोर्ट और 25 अंकों की एक फाइनल प्रेजेंटेशन और वाइवा यानी मौखिक परीक्षा, जिसमें बाहरी परीक्षक भी शामिल हो सकते हैं। मतलब छात्र को न सिर्फ काम करना है बल्कि उसे ठीक से प्रस्तुत करना भी सीखना होगा। ये तो अपने आप में एक बड़ा कौशल है। निश्चित रूप से। और ये मूल्यांकन का तरीका कागज पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। वो क्या? जब एक छात्र किसी एनजीओ में काम कर रहा हो और दूसरा किसी बड़ी आईटी कंपनी में, तो क्या उनके अनुभव और सीखने की तुलना 100 नंबरों के एक ही पैमाने पर करना सही है? क्या इससे ग्रेडिंग में असमानता नहीं आएगी? इस पर दस्तावेज में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें फेल होने पर क्या होगा, क्या इसका भी जिक्र है? हाँ, और यहाँ भी नजरिया काफी व्यावहारिक है। अगर कोई बाहरी मूल्यांकन यानी रिपोर्ट या वाइवा में फेल होता है तो उसे पूरी इंटर्नशिप दोबारा नहीं करनी। अच्छा। बस रिपोर्ट दोबारा जमा करनी होगी या फिर से वाइवा देना होगा। और अगर कोई आंतरिक मूल्यांकन में कमजोर रहता है तो सुपरवाइजर उसे कुछ अतिरिक्त काम देकर सुधार का मौका देगा। इरादा सजा देने का नहीं बल्कि सिखाने का है। तो इस पूरी पड़ताल से हम क्या समझें? ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की एसओपी नहीं है, बल्कि ये भारतीय शिक्षा में थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की खाई को पाटने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है। एक ऐसी कोशिश जहां अकादमिक जगत और उद्योग जगत को मिलकर काम करना ही होगा। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि अगर इसे सही इरादे और सही तरीके से जमीन पर उतारा गया तो ये भारत में ग्रेजुएशन की डिग्री का मतलब ही बदल सकता है। तब ग्रेजुएट सिर्फ डिग्रीधारी नहीं होंगे, बल्कि आत्मविश्वास से भरे उद्योग के लिए तैयार पेशेवर होंगे। लेकिन जैसा हमने बार बार कहा, असली चुनौती इसे लागू करने में है, सही मेंटोर ढूंढने में, गुणवत्ता वाले अवसर बनाने में और मूल्यांकन को निष्पक्ष रखने में। यह एक प्रशासनिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर एक बड़ी चुनौती होगी। दस्तावेज में एक और बात का उल्लेख है, यात्रा, रहने और खाने जैसे खर्चे छात्रों को अपनी जेब से ही देने होंगे और वजीफे की मतलब स्टाइपेंड की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह से संगठन पर निर्भर करेगा। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे इस तरह के अनिवार्य कार्यक्रम बढ़ेंगे, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए बराबर रूप से सुलभ हों, ताकि अवसर की ये खिड़की किसी के लिए वित्तीय बोझ की दीवार ना बन जाए?